नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। रुक करते हैं खबरों का। ऑपरेशन प्रहार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, यह हमारा संकल्प है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं आई हैं जो दुखद हैं। हमारे लिए एक तरह से चुनौती भी है कि हम इन घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि ये दोबारा ना हो। वहीं ऑपरेशन प्रहार पुलिस विभाग ने शुरू किया है, उसके तहत बहुत सारे अपराधियों को पकड़ने के लिए और जितने हॉस्टल हैं उनकी छानबीन हो रही है। हॉस्टल संचालकों को भी सहयोग करना होगा। पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है। पिछले दिनों जरूर कुछ एक घटनाएं आई हैं, बहुत दुखद भी हैं और हमारे लिए एक तरह से चुनौती भी है कि हम इन सब घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऑपरेशन प्रहार पुलिस विभाग ने शुरू किया है और उसके तहत बहुत सारे जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं या पेशेवर अपराध में शामिल हैं, उन सभी को पकड़ने के लिए और जितने यहाँ पर हॉस्टल हैं, क्योंकि देहरादून में हजारों बच्चे देश के भी दुनिया के भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उन सभी की छानबीन कर रहे हैं और हॉस्टल संचालकों को भी चूँकि इसमें सहयोग करना होगा सभी को और सभी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी खंगाल रहे हैं। जांच अभियान भी तेज किया है। रात में जो गश्त इत्यादि के जो पुलिस के द्वारा किए जाने उसको भी पूरी तरह से नियमित किया जा रहा है। पूरी सख्ती की जाएगी, किसी भी कीमत पर कोई भी अपराधी होगा, जिसने भी अपराध किया है उन सब में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी सख्ती से जीरो टॉलरेंस की तहत इस पर भी काम होगा। भ्रष्टाचार, देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर हमारा सीधे पहले दिन से मत है कि देवभूमि पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ का कार्य व्यवहार भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। उसको लेकर मैंने अपने इस दूसरे कार्यकाल में 1064 टोल फ्री नंबर शुरू किया था और उसमें हजारों की संख्या में जो शिकायतें आई हैं उन सभी का परीक्षण होने के बाद उनको पकड़ने की कार्रवाई विजिलेंस ने की है और एक दो दिनों में आप देख रहे होंगे लगातार कार्रवाइयाँ हैं और आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ निरंतर चलती रहेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर देवभूमि के अनुरूप हो, साफ स्वच्छ हो, पारदर्शी हो। नहीं, पूरी तरह से हम लोग चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं और मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि जो भी चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, भक्तगण आएंगे, एक तो उनके सबके दर्शन हो, ये हमने सुनिश्चित किया है और आगे हमने सारे इसी प्रकार से उनकी योजना की है। और साथ ही जो विश्वव्यापी संकट है इस समय पश्चिम एशिया के देशों में जो युद्ध हो रहा है, उसके कारण से हमने बहुत सारे जो हमारा वन निगम है लकड़ी की व्यवस्था अतिरिक्त करेगा, पिरूल से जो महिलाएं पिरूल को इकट्ठा करके उसके जो बना रही हैं तो उसको भी ईंधन के काम में लाएंगे। अन्य जो वैकल्पिक स्रोत हैं, वैकल्पिक जो भी काम हो सकते हैं वो सब करेंगे और डोमेस्टिक में थोड़ा हमको विशेष ध्यान देना है। सभी को इस संकट के समय में आगे बढ़कर चारधाम यात्रा को सुचारू करना है। उसमें सारे स्टेक होल्डर भी हमारे आगे आएंगे, शासन प्रशासन भी काम करेगा। और देखिए, पहले तो अभी हमने यूसीसी जो लागू किया है उसके अब व्यापक परिणाम और अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे यूसीसी एक रास्ता बना है तो अन्य रास्ते भी निश्चित रूप से आगे बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जब भी वो आते हैं तो हमको बड़ी सौगात मिलती है और इस बार हमको बड़ी सौगात दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है उसकी मिलने जा रही है। उसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी योजनाएं। देखिए, वैसे तो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन चूंकि हरीश रावत जी उस पार्टी में लंबे समय से काम करते रहे हैं तो ये बहुत उनकी पार्टी के लिए बहुत गंभीर विषय है।
वहीं चमोली के विकासखंड पोखरी में जिलासू ओली मोटर मार्ग कई वर्षों से अधर में लटका हुआ था, जिसके कारण दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य सड़क से कटा हुआ है और ग्रामीणों को कई किलोमीटर की दूरी तय करके आना जाना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण और क्षेत्रीय जनता की इस कठिन समस्या को देखते हुए बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ प्रशासनिक टीम के इस मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस मोटर मार्ग को जल्द खुलवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं विधायक लखपत बुटोला का कहना है कि लंबे समय से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये बहुत लंबे समय से ये सड़क बाधित हो रखी है और पोखरी के इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखें, ऊपर पे जो कांडई आली गांव है या इधर के नीचे मस्ट गांव के लोग हैं, अगर उन्हें यहाँ से गणप्याग आना तो लगभग 65 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ऐसे इन लोगों की स्थिति है कि जब पोखरी जाना तो इसी परिस्थिति में बनी हुई, जबकि यहाँ पे लगभग 300-350 मीटर की सड़क है, जिसको आप देख रहे सामने आपने देखा होगा कि बहाव होने की वजह से, कटाव की वजह से वहां पर कई सालों से आवागमन नहीं हो पा रहा। मैंने पिछली बार विधानसभा में सवाल उठाया था और माननीय मंत्री जी को मिला हूं, मैं सचिव साहब को मिला हूं। उसके अलावा मैंने एनसी साहब से भी बात की है और तमाम विभाग के जितने भी गोपेश्वर से लेकर एससी साहब, चाहे यहाँ पे एक्शन साहब हैं, ई साहब हमारे हैं, एडीएम साहब आ रहे, एसडीएम साहब, सभी लोग आए हैं। उनसे मैंने पहले डीएम जिलाधिकारी जी का आने का प्रोग्राम था, लेकिन वो किसी काम में व्यस्त है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे प्रशासन के लोग भी आए और देखे भी समस्या का निदान कितना हुआ, तेजी से काम हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी को, पोखरी को, कि जिनके नेतृत्व में ये काम तेजी से हो रहा है और बहुत लंबे समय से, कई महीनों के मेरे अथक प्रयास के बाद यहाँ पे तेजी से काम हो रहा है। एक पोखरी ब्लॉक का वो दूरस्थ रोड ये है, उसमें काफी समस्या लोगों को है, क्षेत्रीय लोगों को वो दिक्कतें हैं। उसमें काम कर रही पीडब्ल्यूडी और जैसे पीडब्ल्यूडी बजाय बात यहाँ पे हुई, माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं, देखा हम लोगों ने है, उसको जल्दी काम किया जाएगा इसको, और संभवतः इसको जैसा कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी बता रही है कि अप्रैल मई तक इसको पूरा कर लेंगे। वहीं अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ धाम यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और सुगम बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की ओर से तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में विधायक आशा नोटियाल ने यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। विधायक ने गुप्त काशी से गौरीकुंड होते हुए खोड़ा पड़ाव तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उनके साथ तमाम विभागों के अधिकारियों ने भी अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। देखिए, आज हम लोग सभी अधिकारियों के साथ, यात्रा से संबंधित सभी अधिकारी और हम सभी लोग इस विजिट पे आए थे। जो हमारा एनएच है, यात्रा से संबंधित जितने भी यहाँ पर कार्य करते हैं विभाग, वो सभी गौरीकुंड तक, घोड़ा पड़ाव तक हम लोग गए थे और अभी वहाँ से देख के आए हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैंने बताई हैं कि कहाँ पे क्या करना है, चाहे हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, चाहे हमारा पशुपालन है, हमारा एनएच के अधिकारी साथ में चल रहे हैं और मुख्य विकास अधिकारी हमारे साथ हैं और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिसका जो काम यहाँ पर है वो अपना समय से वो उस काम को पूरा कर दे। अभी हम यहाँ पर रामपुर में हैं, तो ये जो यहाँ पे दीवार लग रही है, जो बार बार दिक्कत करता था, तो मुझे ये बताया गया कि 10 तारीख तक इसको काम पूर्ण किया। वहीं मसूरी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पार्किंग पर वेडर जोन बनाने को लेकर नगर पालिका को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की ओर से एकमात्र पार्किंग पर वेडर जोन बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, नगर पालिका ट्रिपल इंजन की दावे करने वाली सरकार मुझे लगता है डिरेल हो चुकी है और दिशाहीन हो चुकी है और मुझे लगता नहीं किस दिशा में ये सरकार या ये पालिका जा रही है। मसूरी में आपको पता है पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए आए दिन रोना रहता है कि मसूरी में पार्किंग नहीं है, मांग उठती रहती है समय-समय कि मसूरी में पार्किंग बनाए। लेकिन जो पार्किंग वहाँ पर है, उस पार्किंग पर आप वेंडर ज़ोन बनाने का कार्य कर रहे हैं, किस
मूर्खता से ये लोग इस डिसीजन ले रहे हैं, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और एक नई पार्किंग बनाने से तो रहे, नए वेंडर जोन बनाने से तो रहे, जो एग्जिस्टिंग एक छोटी 50 गाड़ियों की पार्किंग है, आप उसको खत्म करके उस पे आप वेंडर जोन बना रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत निर्णय है। इस निर्णय के खिलाफ विरोध किया जाएगा। मेरा वेंडर जोन बनाने से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा विरोध उस पार्किंग पे बनाने का है, क्योंकि मसूरी एक ट्रैफिक के दबाव से जूझ रहा है। आप देखते हैं घंटों घंटों यहाँ पे पर्यटन से लेके स्थानीय आदमी परेशान होते हैं। लेकिन आपने 1.5 साल होने को जा रहा है इस पालिका को, कोई नई ऐसी डीपीआर नहीं बनाई है जिसमें कोई ऐसा पालिका में प्रस्ताव पास नहीं हुआ है कि फलानी जगह पार्किंग बनाई जाएगी। और जो पार्किंग हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पुराने बोर्ड के चेयरमैन दे गए या पुराने हम पे व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को भी आप खराब करके वहाँ पे वेंडर जोन का कार्य कर रहे हैं। ये एक मूर्खता भरा डिसीजन है और हम इसका विरोध। त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ बालाजी मंदिर रूपनगर हल्द्वानी की ओर से नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ बरेली रोड स्थित लक्ष्मी शिशु मंदिर से हुआ। वहीं शोभा यात्रा में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत समेत सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। झांकियों में पंचमुखी हनुमान, राम दरबार, काली का अखाड़ा, महाकाल की भस्म आरती, लंका दहन और भगवान जगन्नाथ की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। बालाजी मंदिर रूपनगर में शोभा यात्रा का समापन हुआ। वहीं उत्तराखंड में एंटी रेबीज वैक्सीन को लेकर संकट की खबरें सामने आ रही हैं। कच्चे माल की कमी के चलते उत्पादन प्रभावित होने की बात कही जा रही है, जिससे कई सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की उपलब्धता पर असर पड़ा है। इस स्थिति में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों से एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि कच्चा माल समय पर न मिलने के कारण वैक्सीन का उत्पादन धीमा पड़ गया है। इसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, जहां मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। वहीं गीता जैन ने बताया कि रेबीज वैक्सीन को लेकर हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। दून मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। जो भी मरीज आ रहे हैं सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है। कि मेरे को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि दून मेडिकल कॉलेज पहला उत्तराखंड का स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन गया है, जिसमें कि हम सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत यूरोलॉजी की 2 सीट से हो रही है। और आपको ये भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कार्डियोलॉजी में 3 फैकल्टी ने ज्वाइन कर लिया है। जैसे प्रोफेसर सलील गर्ग जो पहले डायरेक्टर थे इंद्रेश के, जिन्होंने वहाँ पे डीएम कार्डियोलॉजी का प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उन्होंने यहाँ ज्वाइन करा है। तो हमने डीएम कार्डियोलॉजी के लिए भी सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। एमडी रेडियोलॉजी में हमारे प्रोफेसर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर त्रिपाठी साहब ने, तो उसके लिए भी हमने पीजी में सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। और प्लास्टिक सर्जन में भी हमारे डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर प्रोफेसर हिमांशु सक्सेना, वो उन्होंने एचओडी के तौर पे और प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया है। तो प्लास्टिक सर्जन में भी हमने 2 सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि अगले साल से जो हम सारी स्पेशलिटीज़ में हमारी सुपर स्पेशलिटी की एमसीएच और डीएम की सीट्स आ जाएंगी। तो हमारी इमरजेंसी सेवाएं और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, तो और प्रबल हो जाएंगी। तो कोई भी मरीज को कोई भी सुपर स्पेशलिटी भी की सर्विसेज भी चाहिए हो तो वो हम दून मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड कराएगा। तो पहला स्टेट मेडिकल कॉलेज होगा पूरे उत्तराखंड में कि जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज स्टार्ट होंगी। वहीं उत्तराखंड में सीमांत गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में आईटीबीपी की पहल असरदार साबित हो रही है। ग्राम्य विकास विभाग की अपर सचिव अनुराधा पाल ने बताया कि इस योजना की शुरुआत स्थानीय स्तर पर पोल्ट्री और बकरी के मीट की खरीद से हुई थी, जिसे अब मछली, सब्जियों और फलों तक विस्तारित किया गया है। इस पहल के जरिए अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का व्यापार स्थानीय लोगों के माध्यम से हो चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। हम देखें तो आईटीबीपी ने लगभग भी पिछले इनसे 10 करोड़ की सेल जो हुई है वो स्थानीय लोगों के माध्यम से हुई है और स्थानीय लोगों में इसका बहुत उत्साह है।
स्थानीय लोगों ने कई सारी अपना काम करना शुरू कर दिया है। और वाक़ई में अगर हमें वाइब्रेंट विलेजेस की दशा सुधारनी है या वाइब्रेंट विलेजेस को सच में वाइब्रेंट बनाना है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इकोनॉमिकली मजबूत करना पड़ेगा। और ये आईटीबीपी ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। इसको आगे बढ़ाने के लिए एसएसबी जो हमारे नेपाल बॉर्डर पर है, उनके साथ भी वार्ता हुई है और आर्मी के साथ भी आगे इसको भविष्य में करने के लिए निर्देश मिले हैं। तो अभी इसको देखते हैं कि ये इसको और भी अन्य प्रोडक्ट्स में विस्तारीकरण किया जा सकता है। वह उत्तराखंड अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के चलते देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ कल कल बहती नदी और पहाड़ों की गूंज हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वहीं इस राज्य का पौराणिक इतिहास अपने आप में कई कहानियों से जुड़ा है। उन्हीं में से एक है बागेश्वर का वैजनाथ मंदिर, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक भी है। अब हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पवित्र नदियाँ, पर्वत और प्राचीन मंदिर इस पहचान को और भी मजबूती देते हैं। इन्हीं में से एक बागेश्वर जनपद का बैजनाथ मंदिर है। ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला, धार्मिक आस्था, रहस्यमय इतिहास के कारण विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि कुमाऊं का ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसका निर्माण सिर्फ एक रात में किया गया था। यही कारण है कि ये मंदिर आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में स्थित बैजनाथ धाम लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल श्रद्धालुओं के साथ देश विदेश से पर्यटक बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। कौसानी से इसकी दूरी महज 18 किलोमीटर है। बैजनाथ गरुड़ गंगा और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। बैजनाथ का पौराणिक नाम बैद्यनाथ बताया जाता है। मंदिर को अब कृत्रिम झील ने 4 चांद लगा दिए हैं। बागेश्वर जिले का बैजनाथ मंदिर भारत के उन चुनिंदा 4 मंदिरों में से एक है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ एक विशेष बात यह है कि माता पार्वती की प्रतिमा 26 छोटी छोटी मूर्तियों से बनी है जो मन मोह लेती है। मंदिर परिसर में एक अलग ही ऊर्जा है, एक ऐसा सन्नाटा जो शांति और सुकून देता है। और खास बात यह है कि यहाँ कैमरा और मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है, यानी यहाँ के दर्शन केवल साक्षात हो सकते हैं, ऑनलाइन नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने एक रात में किया था। इस स्थान को पहले कार्तिकेयपुर कहा जाता था, जिसे कत्यूरी राजा नरसिंह देव ने अपनी राजधानी बनाया था। 7वीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ कत्यूरी वंश का शासन रहा और उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। इतिहासकार मानते हैं कि कत्यूरी वंश के शासक अयोध्या के सूर्यवंशी वंशज थे। कत्यूरी वंशज के पतन के बाद चंद राजवंश ने इस मंदिर की देखरेख शुरू की और इसकी विरासत को आगे बढ़ाया। कत्यूरी स्थापत्य शैली में बना ये मंदिर पत्थरों को काटकर तैयार किया गया है। मुख्य मंदिर में भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हैं और उनके साथ माता पार्वती की अलौकिक प्रतिमा है। मंदिर परिसर में 17 सहायक मंदिर भी हैं, जिनमें केदारेश्वर, लक्ष्मी नारायण और ब्राह्मणी देवी की मूर्तियां स्थापित हैं। समुद्री तल से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1300 मीटर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव और पार्वती विवाह के बाद एक रात के लिए इस स्थान पर ठहरे थे। उसी समय यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। 1200 साल पुराना मंदिर है। शंकर भगवान जब शादी करके कैलाश को जा रहे थे तो एक रात यहाँ विश्राम किया उन्होंने। एक रात के बने हुए मंदिर है ये। शंकर पार्वती जी का जो जोड़ा है इस जगह, एक रात के बने हुए मंदिर है। 18 मंदिरों का समूह। साल 2007 और 2008 में इस मंदिर के पास एक कृत्रिम झील बनाने की योजना बनी थी, जिसका उद्घाटन 14 जनवरी 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया था। इस झील में रंग बिरंगी मछलियों की भरमार है और ये स्थान और भी मनमोहक लगता है। इसके पास ही टीट बाजार है, जो गरुड़ क्षेत्र का सबसे पुराना मार्केट है। वहीं बैजनाथ से करीब 3 किलोमीटर दूर कोट भामरी देवी मंदिर है, जो कभी कत्यूरी राजाओं का किला हुआ करता था। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको बागेश्वर आना पड़ेगा। वहीं अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो हेली सेवा भी मेला डुगरी मैदान से उपलब्ध है। बागेश्वर जिला मुख्यालय से बैजनाथ मंदिर की दूरी करीब 15 किलोमीटर और कौसानी से 16 किलोमीटर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। वहीं नैनीताल जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कड़े मुकाबले में अरुण सिंह विष्ट ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है, जबकि संजय सोयाल सचिव पद पर निर्वाचित हुए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कमल चिलवाल विजयी रहे। चुनाव में कुल 300 से अधिक पंजीकृत अधिवक्ताओं में से 247 ने मतदान किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण सिंह विष्ट और सचिव संजय सोयाल ने कहा कि वो बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं के हित में पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य पद पर नीरज गोस्वामी, तारा आर्या, प्रेमा आर्या, निर्मल कुमार और मोहम्मद बिलाल का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कार्यकारिणी के 5वें पद को जिला न्यायाधीश की संस्तुति से भरा जाएगा। आपका धन्यवाद। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, मेरी मतलब हमारे इस कोर्ट से सिविल कोर्ट जिसका इतिहास रहा है, यहाँ काम का ह्रास हुआ है। यहाँ से बहुत सारी कोर्टें शिफ्ट हुई हैं, लेकिन नया काम यहाँ पर कोई नहीं आया। मेरी प्राथमिकता रहेगी जो यहाँ का काम है उनको यहाँ पर रोका जाए और कोशिश करी जाएगी कि यहाँ पर नया काम लाने की। देखो अधिवक्ता हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता आया है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये रहेगी कि अधिवक्ता हितों के लिए हम जहाँ से संघर्ष कर सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्य है, हम उसके विषय में हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी प्राथमिकता छोटी छोटी हैं, हमारी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं है। हमारा छोटा सा कोर्ट है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पर है, लेकिन हम अपनी बातें सक्षम तरीके से वहाँ नहीं पहुँचा पाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाएँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।